हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, फिट और फाइन होंगे। तो बच्चों, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है बच्चों क्लास 10th का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5, जो कि है एपी मतलब समांतर श्रेणी। बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से इंट्रोडक्शन के साथ साथ एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 14 तक जो है वो हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। उम्मीद है आप लोगों को इन सभी क्वेश्चंस में किसी तरह का कोई डाउट नहीं होगा। आज हमारे पास टोटल 6 क्वेश्चन हैं। आज हम लोग 15 से लेकर के और 20 तक का पूरा स्टडी करेंगे और इसके साथ साथ हमारा ये एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे आज खत्म कर लेंगे 5.2। उम्मीद है आप लोग हर एक चीज को बहुत ही आराम से सीक्वेंस में पढ़ रहे होंगे और सीख रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरह का देरी का और स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो सबसे पहले आपको समझना है कि आखिर क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। तो बच्चों, आपके सामने ये क्वेश्चन आ रखा है और सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, एक समांतर श्रेणी ये है और दूसरा समांतर श्रेणी ये है, और उसका nवां पद बराबर होगा। ऐसा आपको क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है ना। तो ये एकदम नया तरह का क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का सबसे अच्छी बात है कि हर एक क्वेश्चन आपको कुछ नया सिखा जाएगा। तो बच्चों, इसमें आप जैसा कि देख रहे होंगे कि दो तरह का आपको क्या दिख रहा है, तो आपको समांतर श्रेणी दिख रहा है, मतलब दो तरह की एपी आपको नजर आ रही है। तो हम लिखेंगे क्या दिया है, देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, जल्दी से समझते हैं। AP1 आपको दे रखा है और AP1 आपको क्या दे रखा है, तो बच्चों ये आपको दे रखा है 63, उसके बाद 65, इसके बाद 67 और ऐसे बढ़ते 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 ये AN तक हम मान लेते हैं, क्योंकि हमको कह रहा है कि nवां पद बराबर है। बात समझ में आया। दूसरा AP हम लोग लेते हैं और दूसरा AP जो है बच्चों, इसे हम लोग मान लेते हैं कि ये AP2 है और ये दूसरा क्या है हमारा, तो दूसरा है 3 है, ये 10 है और फिर 17 है। ऐसे बढ़ते 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 मान लेते हैं, इसे हम XN मानते हैं। क्यों ऐसा किए, क्योंकि दो अलग अलग एपी है, तो दोनों का जो अंतिम पद है उसे हम लोग थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए एक को AN और एक को XN मानते हैं। बात समझ में आ गई। इसके साथ साथ कह रहा है, ध्यान रखना है बच्चों, इसको गौर से देखो तो ये 2-2 करके बढ़ रहा है और ये 7-7 करके बढ़ रहा है। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि ये थोड़ा स्लो चल रहा है, बट ये बहुत ही फास्ट चल रहा है। तो एक ऐसा समय आ सकता है जिस समय दोनों पद एकदम इक्वल होंगे। तो वही कह रहा है कौन सा पद, ये क्वेश्चन बना के ऐसे बोल रहे हैं कि nवां पद बराबर होगा, लेकिन मतलब ये पूछ रहे हैं कि कौन सा पद है जो इस एपी के लगातार बढ़ने के क्रम में और इसके बढ़ने के क्रम में दोनों एक जगह पे इक्वल हो जाए। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, देखिए हम हल करते हैं ऐसे। हमारा पहला एपी है तो हम लिखेंगे कैसे, लिखेंगे AP1 के लिए। तो AP1 के लिए आप क्या करो, सबसे पहले A1 हमारा कितना दे रखा है 63 और A2 हमारा कितना है 65। इसलिए बच्चों D कैसे निकलेगा, तो हम जानते हैं A2 माइनस A1 करने से निकलेगा, मतलब 65 माइनस 63 और ये बच्चों हो जाएगा आपका 2। तो D हमारा जो निकल गया वो क्या निकल गया 2। अब हमको निकालना होगा AP2 के लिए, तो हम लिखेंगे AP2 के लिए। अब AP2 के लिए यदि हम निकालते हैं तो AP2 के लिए कैसे लिखेंगे, क्योंकि हम इसको XN माने हैं तो ये X1 होगा, जैसे ये AN था तो ये A1 होता है, उस तरह से हम यहाँ लिख देंगे X1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा और X2 हमारा बच्चों 10 हो जाएगा। इसलिए D या तो D डैश, देखो यहाँ पर भी D और यहाँ पर भी D करेंगे तो दोनों सेम होना चाहिए, इसीलिए हम इसे D डैश मान लेते हैं और D डैश को हम फॉर्मूला में लिखते हैं X2 माइनस X1, मतलब हो जाएगा 10 माइनस 3 और इसका सही जवाब हो जाएगा मतलब 7। इसका मतलब D डैश आपका आया 7 और ये आया 2। इसका मतलब ये 2 के रेशियो में बढ़ रहा है, मतलब लगातार 2-2 के क्रम में बढ़ रहा है और ये 7-7 के क्रम में बढ़ रहा है। अब प्रश्न आपसे क्या कहता है बच्चों, तो प्रश्न आपसे कहता है कि कौन सा ऐसा पद है जहां पे दोनों बराबर हो जाएगा, मतलब सीट नंबर आपको पूछ रहा है तो n का वैल्यू पूछ रहा है ना, किस पद पर दोनों के मान बराबर हो जाएंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम क्या करते हैं, माना या तो हमको समझ में आ रहा है, कह रहा है nवां पद दोनों का बराबर होगा, मतलब प्रश्न कह रहा है ना कि AN और XN एक समय कब बराबर हो सकता है। तो बच्चों AN इसका nवां पद है और इसका XN इसका nवां पद है, दोनों पद बराबर होंगे, तो इस स्थिति में हमने इसे लिख दिया है। अब AN का मतलब होता है A प्लस N माइनस 1D और यहां हो जाएगा X प्लस N माइनस 1D। क्यों, क्योंकि इसका पहला जो पद है उसे हम लोगों ने X माना है और यहाँ पे D नहीं बल्कि D डैश होगा, क्योंकि इसका सार्वअंतर को हम लोगों ने D डैश माना है। ठीक है, अब हमको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट कर देने हैं। तो A हमारा कितना है बच्चों 63 है, तो यहाँ लिख देंगे 63 प्लस N माइनस 1 और D का मान क्या हो जाएगा, तो D का मान हो जाएगा 2, तो यहाँ बाहर 2 लिख देते हैं। यहाँ X का मान क्या है, तो X का मान हमें नजर आ रहा है 3 है और 3 प्लस N माइनस 1 और D का वैल्यू है आपका 7।
अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, आपको अंदर गुना कर देना। देखिए सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 63, ये प्लस का इधर आ सकता है तो माइनस में 3 हो जाएगा। और क्या बन सकता है, देखिए यहां से लिखता हूं 63 माइनस 3, ये अंदर गुना हो जाएगा तो प्लस में 2n और माइनस का 2 हो जाएगा बच्चों। इधर क्या हो जाएगा, 3 तो यहाँ माइनस में आ चुका है, यहाँ 7 अंदर गुना कर दो तो हो जाएगा 7n माइनस का 7। अब क्या होगा, कैलकुलेशन है, देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा 63 में से 3 जाएगा तो आपका हो जाएगा क्या, 60 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर माइनस का 2 है और ये इधर से आएगा तो प्लस का 7 आएगा, जबकि इधर होगा 7n और यहाँ से उठ के उधर जाएगा माइनस का 2n। मतलब क्या समझ में आया, यहाँ पर सोचो तो 60 में से 2 जाएगा तो आपका 58 हो गया, और या तो ऐसा करते हैं 60 और प्लस 7 को मिला देंगे तो 67 में से और 2 माइनस कर देंगे तो बच्चों आ जाएगा 65। तो इस तरह से यहाँ बन जाएगा आपका 5n और n से काटने पर आ जाएगा 13 बार में, तो n का मान हमारा क्या हो गया, 13। इसका मतलब साफ साफ है कि 13वें नंबर पे, 13वें पद पे जो है वो इन दोनों का मान जो है बच्चों वो इक्वल हो जाएगा, है ना। इसका मतलब लिख देंगे अतः 13वें पद में दोनों एपी के मान, दोनों एपी बराबर होंगे, है ना। मतलब दोनों एपी जो है वो 13वें पद पे क्या हो जाएंगे बच्चों, तो बराबर हो जाएंगे। अब आप कहोगे सर इसका सबूत क्या है ना। आप कैसे कह सकते हो कि 13वें पद पे सचमुच दोनों इक्वल होते हैं। तो हालांकि ये आपको चेक तो नहीं करना है, क्वेश्चन आपसे एक पूछा नहीं है, लेकिन हम लोग एक रफ वर्क करके और इसे समझ लेते हैं कि सचमुच ऐसा हो रहा है या नहीं। मतलब जहां पर हमने ए एम करके माना था, इसके लिए हम लोग निकाल लेते हैं A13, है ना, A13, इसका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस 12 का d, और a के लिए हम लोग क्या लेंगे तो 63 ले लेंगे और प्लस 12 गुने इसका d का वैल्यू है बच्चों 2 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 63 और प्लस में ये दोनों को मिला दो तो 24 हो जाएगा, और दोनों को ऐड कर दो तो 87 हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह से 87 हमें नजर आया, किसका, पहले एपी का। 13वां पद कितना नजर आया, पहले एपी का 13वां पद 87 नजर आया। अब हम चेक करने की कोशिश करते हैं कि दूसरे एपी के लिए मतलब x13 निकाल के देखते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस, क्या हो जाएगा, तो x प्लस और यहाँ पे 12d। अब बच्चों x क्या था, देखो x का मान है 3 और प्लस 12 गुने d का मान है 7, तो 12 7 84 और 3 मिला देंगे तो 87। तो देखो यार 13 नंबर पे जो है, मतलब 13वें पद पे दोनों के वैल्यू बिल्कुल बराबर आ रहे हैं। मतलब हमारा जो आंसर है बच्चों वो बिल्कुल सही है। यहाँ से आप इसे चेक कर सकते थे, ये आपके क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं था। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़ें, है ना। तो क्वेश्चन है बच्चों, वह एपी ज्ञात करिए जिसका तीसरा पद 16 है, ठीक है, और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। अब क्वेश्चन तो बहुत आराम से आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है बच्चों, देखो मैं समझा देता हूं इसे क्लियर करते हुए। सबसे पहले बात करते हैं तीसरा पद 1 2 3, तो तीसरे पद पे आपका 16 है, और फिर आगे बढ़ते बढ़ते कह रहा है कि ये सातवां पद है और यहाँ पर 5वां पद है, तो सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, ये 12 अधिक है। बात समझ में आ रहा है ना। अब यदि क्वेश्चन आपको इस तरह से पहले से सेट है, हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए ये बिल्कुल आपको नहीं जानना है कि यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको बस समझा रहा था मैं क्वेश्चन से। हल कैसे करेंगे, देखिए हल यदि हम करते हैं तो हमारे पास दिया है A3, है ना, मतलब A3 मतलब तीसरा पद। तो बच्चों सबसे पहले लिखो दिया है क्या, A3 इज इक्वल टू 16 दे रखा है। बात समझ में आ रहा है ना। इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए। और क्या दे रखा है, मैंने जब भी आपको कहा है कि जब भी इस तरह से कहे 12 अधिक है, 12 कम है, 2 गुना है, तो हमेशा पहले दोनों को ध्यान से लिख लीजिए। मतलब एक तरफ सातवां पद और एक तरफ 5वां पद, है ना। तो पहले 5वां को लिखते हैं, एक तरफ 5वां और एक तरफ 7वां। अब बच्चों क्वेश्चन आपसे क्या कहा कि सातवां पद जो है ये 5वें पद से 12 अधिक है ना। एक काम करता उल्टा ही लिख देता हूँ, अच्छा रहेगा, सॉल्यूशन में हेल्प होगा। तो A5, ये सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। अब ये यदि 12 अधिक है तो बराबर करने हमें 12 इधर ऐड कर देना होगा, है ना। आपको बैलेंसिंग तो पता है कि यदि ये बराबर दिख रहा है हमारे इक्वेशन के हिसाब से, तो बराबर करने के लिए हम 12 इधर ऐड कर देंगे। अब सॉल्यूशन कैसे बनेगा, तो A7 और ये इधर आ जाएगा बच्चों, तो A5 हो जाएगा और इधर बचेगा 12। इसका मतलब इन दोनों को घटाने की प्रक्रिया आपको पहले ही बताया गया है। 7 में से 5 जाएगा तो आपका बचेगा 2 और सिर्फ D लिख देना है। इन दोनों का कैलकुलेशन हो गया। आप इसे लॉन्ग टर्म में भी करेंगे तब भी बन जाएगा। इधर आपका 12, तो 2 से काट देंगे, 6 बार में आएगा, मतलब D का मान क्या आ गया बच्चों, तो ये आ गया आपका 6। तो D का वैल्यू हमको पता चल गया है। अब आपको पूछ क्या रखा है, पूछ ये रखा है AP ज्ञात करिए। ठीक है, हम AP ज्ञात कर लेंगे। AP लिखने के लिए हमें A भी जरूरत पड़ेगा, बट A हमारे पास नहीं है, तब हम लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा है A3 बराबर 16,
है ना। इसका मतलब A3 को हम लिखेंगे तो A प्लस 2D लिखेंगे जो कि 16 ही आएगा। A हमें नहीं पता है बट 2 गुने D का मान हमें पता है 6 इज इक्वल टू 16। तो बच्चों A का मान क्या हो जाएगा बताओ। तो A का मान हम देख रहे हैं कि A का मान 6 दूना 12 इधर माइनस में आएगा तो 16 माइनस 12 बनेगा और A का मान बच्चों आ रहा है 4। अब A भी निकल गया है, D भी निकल गया है, इसलिए यदि AP निकालना हो तो हम AP कैसे निकालते हैं। गौर से देखिए, AP का मतलब हुआ कि पहले A1 होता है, फिर A2 होता है, फिर A3 होता है, ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है ना। अब AP का मतलब होता है, सॉरी A का मतलब होता है A1, ठीक है, A1 या A एक ही बात है। A2 को हम लिखते हैं A प्लस D, जबकि A3 को हम लिखते हैं A प्लस 2D, और इस तरह से ये आगे बढ़ रहा होता है। उम्मीद है ठीक है, समझ में आ रहा है। अब A का मान हमारा क्या है, तो अभी अभी हमने निकाला है, ये 4 है बच्चों, ठीक है, और यहाँ पर A प्लस D का मान हमारा 6 है, तो D का मान हो जाएगा, सॉरी A का मान यहाँ 4 होगा और D का मान 6 होगा। उसी तरह से A का मान 4 होगा और 2 गुने D का मान 6 होगा। इस तरह से ये आगे बढ़ रहा होगा। तो बच्चों ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4 और 6 10 हो जाएगा, और ये 6 दूना 12 और 4 16, और इस तरीके से ये आगे बढ़ रहा होगा। तो बच्चों हम लोगों ने फाइनली ये एपी निकाल लिया है, जहां पर हमें इस तरह के सिचुएशन को पूरी तरह से कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है ना। तो इस तरीके से ये आपका एपी हो जाएगा और यही आपका आंसर भी बन जाता है, ठीक है। इस तरीके से कितने आसानी से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। बस थोड़ी थोड़ी टेक्निकल चीजों को आपको समझना है, एन क्या है, ए एन क्या है, कब हमको क्या निकालना है, कंपैरिजन थोड़ा सा आना चाहिए, बस आप बहुत ही आराम से ये चैप्टर एकदम धुआं धुआं कर देंगे। अब बच्चों हम लोग आते हैं आगे और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। एक एपी दे रखा है आपको एकदम छोटा सा प्यारा सा, और इसका अंतिम पद से 20वां पद आपको पूछ रखा है। अब सोचो ना कि अंतिम पद से इस बार आपको 20वां पद पूछा है। यदि शुरुआत से होता तब हम आराम से बना लेते, अब यदि पीछे से है तो ऐसा नहीं है कि बहुत समस्या होने वाली है। देखिए ऐसा है, हमारे पास एक एपी है बच्चों, और एपी है 3, फिर है 8, फिर है 13, ऐसे बढ़ते 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 ये 253 तक पहुंच गया। बात समझ में आ रहा है। यदि इधर से हम जा रहे होते तो ये हमारा A1 होता, ये A2 होता, ये A3 होता, बट हमको बोला है अंतिम पद से इधर की तरफ। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका A1। अब कहोगे सर A1 तो हमें दिख रहा है बट A2 कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए A2 को निकालने के लिए आपको क्या समझना होगा कि यहां पर कितना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है आगे बढ़ते समय। आगे बढ़ते समय यदि 5 बढ़ रहा है, फिर आगे बढ़ा तो 5 बढ़ रहा है, तो सोचो यदि उधर से इधर आएंगे बच्चों तो क्या होगा, 5 माइनस होगा। देख लो 13 से 8 आया तो 5 माइनस हुआ, 8 से 3 आया तो 5 माइनस हुआ। हमें यहाँ पे A2 निकालने के लिए क्या करना होगा, तो ये लेफ्ट साइड आना होगा। लेफ्ट साइड जाते समय हम माइनस करते हैं तो इसमें से 5 माइनस कर देंगे तो बच्चों आएगा सेकेंड वाला पद 248, ठीक है। क्योंकि हमें अंतिम पद से इधर की तरफ आना है इसलिए हमने ऐसा किया है, ठीक है। अब इसको इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, अब हम हल करना शुरू करते हैं। लिखेंगे अंतिम पद से, अंतिम पद से क्या होगा, A1 का काम हमारा कौन करेगा, A1 का काम करेगा 253, और A2 कौन सा हो जाएगा, तो 248। इसलिए D कैसे निकालेंगे, तो D का फॉर्मूला A2 माइनस A1, और ये हो जाएगा 248 में से 253 माइनस कर दीजिए, मतलब माइनस का 5। बच्चों बिल्कुल गलत बात नहीं है, ये माइनस का 5 ही होगा, मतलब D का वैल्यू जो है हमारा कितना आया, -5 आया, ठीक है। अब आपसे कहता है 20वां पद ज्ञात करिए, ठीक है। 20वां पद निकालना है तो हमारे पास A भी है और D भी है, तो हम कैसे निकालेंगे, इसलिए 20वां पद का मतलब होता है A20 का फॉर्मूला A प्लस 19 का D। अब बच्चों A हमारा कितना है, तो 253 है, और प्लस 19 गुने D का मान है माइनस का 5, तो बच्चों हो जाएगा क्या, 253 और प्लस माइनस माइनस 19 पचे 95, 19 पचे 95 माइनस कर दीजिए, 13 में से 5 जाएगा 8, 4 में से ये नहीं 14 में से 9 जाएगा तो 5, और यहाँ बच जाएगा बच्चों 1, मतलब 158 जो है वो आपका 20वां पद होगा। कब, जब हम उधर से इधर की तरफ आ रहे होंगे तो जो 20वां नंबर का पद आएगा बच्चों ये हमारा कितना होगा, तो 158 होगा। बात समझ में आ गई है ना। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन चाहे उधर से पूछे चाहे इधर से पूछे, आपको कॉन्सेप्ट सेम लगाना है। बस ध्यान रखना है यदि आपको इसके पहले के पद नहीं पता है तो यहां से हिंट लेकर के आपको ये सोचना होगा। बात समझ में आ गया है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए, क्वेश्चन नंबर 17 को भी हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और दिमाग लगाना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी एपी का चौथा पद और 8वें पदों का योग आपको है कितना, 24 दे रखा है, ठीक है। और छठे और 10वें पद का योग का कितना दे रखा है, तो ये 44 दे रखा है। बच्चों इस एपी का प्रथम 3 पद आपको लिख लेने हैं। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखो दिया है क्या,
तो दिया है, सामने दिख रहा है हमको, चौथा पद और आठवां पद का योग 24 है, मतलब A4 और A8 इन दोनों का प्लस मतलब योग जो है बच्चों ये आपका 24 है। अब आप कहेंगे सर इन दोनों को जब घटाना था ना तो इसका शॉर्ट ट्रिक हमें पता है, मतलब यदि A8 में से A4 माइनस करना था तो हम जानते हैं कि सर 8 में से 4 घटा दो और 4 लिख दो और यहाँ पे D केवल लिख दो, ये घट जाता है। लेकिन क्या इसे जोड़ने का भी कोई शॉर्ट ट्रिक है? तो शॉर्ट ट्रिक मैं पहले आपको बता देता हूं, फिर मैं इसे लॉन्ग तरीके से समझा दूंगा। देखो शॉर्ट तरीका ये है बच्चों, डायरेक्ट करना चाहो तो 8 और 4 कितना होता है 12, 8 और 4 कितना होता है 12, और बीच में प्लस है, a और a को पहले ऐड कर दो, तो a और a को ऐड कर देंगे तो 2a बन जाएगा। अब आपको सोचना है कि यदि 8 और 4 12 हो रहा था जिसमें से 2a बन गया है तो बच्चों d के लिए कितना हिस्सा बचा होगा? d के लिए सिर्फ 10 नहीं बचा होगा, बोलो 12 था जिसमें से 2a हो गया तो d 10 हो जाएगा, और इधर कितना बचा है हमारे पास? तो ये 24 बचा है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अब आप कहोगे सर ये कैसे लिया है आपने, है ना, ये तो हम कैसे विश्वास करें? तो इसके बराबर में होता है बच्चों a प्लस 3d और इसके बराबर में होता है a प्लस 7d इज इक्वल टू वही आ रहा है। इसका मतलब a और a को मिला दो तो 2a और 3d और 7d को मिला दो तो 10d, है ना। इस तरह से हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से शॉर्ट तरीका भी समझ लिया है। इन दोनों से 2 कॉमन निकाल लो तो a प्लस 2 पचे 10 5d हो जाएगा और बराबर में 24 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 12 बार में बहुत अच्छे से कटेगा बच्चों, और बनेगा क्या? a प्लस 5d बराबर में 12। समीकरण नंबर 1 हम मान लेते हैं। लिखेंगे पुनः, फिर से हमारे लिए ऐसा ही क्वेश्चन है, कहता है छठे पद और 10वें पद का योग 44 है, ठीक है, मतलब a6 और a10 इज इक्वल टू 44। अब बच्चों यहां से शॉर्ट तरीका अपना लेते हैं। 6 और 10 16 होता है, जिसमें से यदि 2a हो जाएगा, a हमेशा 2 ही रहेगा, यदि 2a हो जाएगा तो 16 में से 2 ये आ गया, मतलब ये होगा आपका 14d हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा बच्चों 44। यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो a प्लस 7 का d बचेगा जो कि आपका 44 ही रहेगा, तो 2 से काटने पर ये हो जाएगा बच्चों कितना 22। तो हमारा सेकंड इक्वेशन बन रहा है a प्लस 7d इज इक्वल टू 22, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है ना। मतलब फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन दोनों क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। कैसे? देखिए ऐसा, जैसा कि आपने पढ़ा होगा पिछले चैप्टर्स में, समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं किस तरह से? विलोपन विधि से। तो यहाँ है a प्लस 5d और यहाँ है a प्लस 7d, तो a प्लस 5d इज इक्वल टू हमारा है 12 और a प्लस 7d इज इक्वल टू है आपका 22। बच्चों आप जानते हो कि घटाते समय, ओ सॉरी, एक चीज छोटा सा मिस्टेक है कि यहाँ पर हम प्लस नहीं माइनस करेंगे, है ना, तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे दोनों इक्वेशन को, ताकि क्या हो जाए, नीचे के साइन इस तरह से बदल जाए और ये बदलते ही ये कट जाए, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस में 7 है और प्लस में 5 है, तो घटाएंगे बच्चों तो माइनस में 2d बचेगा, और यहाँ पर भी घटाएंगे तो 22 में से 12 जाएगा तो 10 बचेगा, बड़ा का साइन माइनस तो माइनस लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से माइनस कटेगा और 2 से 2 बचे 10 कटेगा, तो d का वैल्यू कितना आ गया? 5 आ गया। तो d के मान आपको क्लियर हो गए। अब d आ गया है तो इसको समीकरण 1 में रख दो। लिखेंगे क्या? समीकरण 1 में d का मान रखने पर, अब यदि समीकरण 1 में आप ये मान रख देते हैं तो समीकरण 1 हमारा कहता है a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, है ना, मतलब 12। तो बच्चों a का मान हमें पता नहीं है, वो तो निकालना है, और प्लस 5 इंटू डी का मान क्या हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा बराबर 12। तो a का मान क्या हो जाएगा? 12 और 5 पचे 25, इधर माइनस कर देते हैं, तो बच्चों a का मान आ रहा है माइनस में 13, है ना। तो a का मान जो स्टार्ट हुआ है ये माइनस से स्टार्ट हुआ है। अब आपको क्वेश्चन कह रहा है कि AP के प्रथम 3 पद निकालिए, मतलब A1, A2 और A3। तो आप देख रहे हैं कि A1 तो आपका निकल चुका है क्योंकि A और A1 सेम होता है। अब हम निकालते हैं क्या? अब हम निकाल लेते हैं A2। तो A2 का फॉर्मूला होता है बच्चों A प्लस डी, A प्लस डी। अब A तो ठीक है, D हमारा कितना आया है? A हमारा आया है -13, D आया है 5, तो हम A लिख देंगे -13, D लिखेंगे 5, और घटाने पे ये आ जाएगा -8। इसी तरह से हम क्या निकाल लेंगे, और एक और काम करना होगा आपको, A3 भी निकालना होगा, 3 पद निकालने थे, तो A प्लस 2D हो जाएगा। A का मान है -13 और D का मान है बच्चों 5, तो हो जाएगा -13 प्लस में 10, मतलब हो जाएगा वैल्यू -3। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। पहला आपका देखो, ये पहला हो गया, पहला, ये हो गया आपका दूसरा पद, ये हो गया आपका तीसरा पद, और तीनों के सही जवाब हमारे पास आ चुके हैं। तो बच्चों ये था आपका आंसर। बोलो समझ में नहीं आया? एकदम बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस में बिल्कुल भी दम नहीं है, एकदम बहुत ही लल्लू सा क्वेश्चन है, और इसे बहुत ही आराम से आप उड़ा सकते हैं यदि आप थोड़े थोड़े टेक्नोलॉजी को आप जानते हैं कि कैसे हम इस टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं, है ना। इस तरह से आपको समझना होगा कि कहां कहां पर थोड़ा थोड़ा
कैलकुलेशन आता है। और ये पहले का जो ज्ञान आपके पास पहले से है, इसको भी हम इस क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुब्बा जी, है ना, सुब्बा राव। अच्छा, एक क्वेश्चन आ गया आपके अंदर, और इस क्वेश्चन में है एक भाईजान, और उस भाईजान का नाम है सुब्बा भाई, है ना। तो सुब्बा भाई जो है वो क्या करते हैं बच्चों, देखो सुब्बा भाई 1995 में, ठीक है ना, 1995 में 5,000 रुपए की मासिक वेतन से काम करना शुरू किया, काम शुरू किया तो इनकी सैलरी 5,000 थी, और प्रत्येक वर्ष कहा गया कि आपका 200 रुपए आपकी सैलरी को बढ़ा दिया जाएगा हर साल, ठीक है ना। तो कहते हैं कि किस वर्ष जो है वो इनका वेतन 7,000 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब ये सुब्बा भाई का हम लोग क्या करते हैं, कंफ्यूजन को दूर करते हैं, या तो इनके सवालों को हल करते हैं। देखो भाई कैसे हल करेंगे, देखो सबसे पहले एपी बनाने की कोशिश करो। सुब्बा भाई जो है इनका पहले साल में मतलब 1995 में 5,000 रुपया तनख्वाह है। हर साल यदि बढ़ता है 200 तो ये बन जाएगा 5,200, फिर बनेगा 5,400, ऐसे बढ़ते बढ़ते कब ये 7,000 हो जाएगा, ये आपको पता करना है। मतलब कब सीट नंबर पूछा है ना, कब होगा 7,000, वैल्यू तो दे रखा है, मतलब सीट नंबर आपको पूछा, एन का मान पूछा है। अब देखो बच्चों क्या लिखेंगे, दिया है क्या, तो दिया है आपका A1 बराबर 5,000, 200 बढ़ेंगे तो A2 हो जाएंगे 5,200, इसलिए D निकाल सकते हो, या पहले भी दे रखा है आपको D, है ना। ये आपका हो जाएगा A2 माइनस A1, मतलब 5,200 में से 5,000 माइनस कर दें तो बच्चों बचेगा 200, ठीक है ना। अब आप क्या कर सकते हैं, D आपके पास है, A आपके पास है, कहता है उसका 7,000 कब हो जाएगा। अब सोचो ये 7,000 क्या है, 7,000 एकदम लास्ट में परिमित एपी है ये, और एकदम अंतिम में है, तो हम इसे कह सकते हैं AN, क्योंकि N यदि ये है तो उसका वैल्यू AN होता है, इसे ही अंतिम पद भी कहते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, अंतिम पद। अंतिम पद का मतलब होता है AN, और बच्चों ये है आपका 7,000 रुपए। अब AN का फॉर्मूला आप जानते हैं, A प्लस N माइनस 1D, जो कि आपका 7,000 ही रहने वाला है, ठीक है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें ये सोचना होगा कि A हमारा है 5,000, ठीक है, A 5,000 हो गया, N माइनस 1 और D का मान कितना है बच्चों, तो D का मान है 200। अब बराबर में हो जाएगा 7,000। अब सोचो क्या होगा, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस में, तो बचेगा क्या, N माइनस 1 और D का मान 200, और बराबर में यहाँ 7,000। देखो 7,000 इधर से 5,000 माइनस हो जाएगा बच्चों, तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ 2,000, ठीक है ना। अब 2 जीरो से 2 जीरो काटो, और 2 से काटेंगे 10 बार में, तो n का मान क्या आ गया, माइनस से प्लस में जाएगा, तो 10 प्लस 1 मतलब आपका हो गया 11। इसका मतलब क्या समझ में आया, n का मान 11 का कुछ सेंस समझ में आ रहा है। n का मान 11 का मतलब होता है कि 11वें साल में इनकी सैलरी कितनी होगी, 7,000 होगी। तो लिखेंगे अतः 11वें साल में, अच्छा पूछा है कब होगी, तो देखो अब 11 साल के बाद होगी, तो सोचो ये 1995 में थी, तो 7,000 की सैलरी कब होगी, तो लिखेंगे वर्ष, है ना, वर्ष जब सैलरी या जब वेतन कितना होगा, जब 7,000 होगा, है ना। तो ये वर्ष कौन सा होगा बच्चों, तो ये वर्ष निकालने के लिए 1995 में आपको कितने जोड़ने होंगे, 11 साल बाद मिलेगा, तो 11 जोड़ना होगा, और इस तरह से आपका आंसर आएगा 2006। मतलब यदि 1995 में वो काम करना शुरू करते हैं 5,000 रुपए में, तो कहीं ना कहीं 2006 में जाकर के उनकी सैलरी 7,000 होने वाली है, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था, बस एक वैल्यू आपको दे रखा था और आपको ईयर पूछ लिया है कि बताओ कब इसकी सैलरी ये होगी। तो पहले हम ये निकाल लेंगे कि कब ये हो रही है, कितने नंबर कितने साल के बाद होगी। अब पता चला 11 साल के बाद होगी, तो उस वाले डेट में 11 साल जोड़ दिया, इस तरह से 2006 निकल आया, ठीक है। तो उम्मीद आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चों सबसे अंतिम क्वेश्चन 5.2 का, और ये एक बहुत ही अच्छी से क्वेश्चन है, तो समझते हैं कि अच्छा क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है। कहता है रामकली, देखो है ना, एक लड़की है जिसका नाम है रामकली। अब ये रामकली क्या करती है, देखते हैं। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपया बढ़ाती चली गई। यदि nवें सप्ताह में उनकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है, तो n का मान क्या हो सकता है। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। देखो एपी कैसे ज्ञात कर सकते हैं इसका, एपी सबसे पहले जो है वो 50 रुपए बचाती है पहले,
उसके दूसरे सप्ताह में क्या होता है 17.5 रुपए बढ़ा देती है, मतलब कहीं ना कहीं ये 17.5 हो गया होगा। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि हम यदि 67.5, क्योंकि 17.5 यदि बढ़ा देंगे तो ये 67 हो जाएगा, ये 0.5। उसके बाद यदि फिर से हम बढ़ा दें 17.5 इसमें से और बढ़ा दें बच्चों, तो क्या हो सकता है सोचो। सबसे पहले क्या होगा, 5 5 10 जीरो हो गया, 7 7 14 और 1 15, और यहाँ पर 6 7 और 1 8, मतलब ये 85 बन जाएगा। पॉइंट के बाद वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, तो इस तरीके से जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, और इस तरह से ये आगे बढ़ रहा होगा। कहता है कब ये 207.50 हो जाएगा। ऐसा ही क्वेश्चन नहीं है जो हमने पीछे बनाया है, 207.50 कब हो जाएगा, मतलब ये भी पूछ रहा है एन का मान। बच्चों एकदम हड़बड़ा के बना देते हैं वैसे ही जैसे अभी अभी हमने सीखा है। तो A1 हमारा है 50, A2 है हमारा 67.5, इसलिए D का मान कहता है A2 माइनस A1, मतलब 67.5 में से 50 माइनस कर दो तो बचेगा 17.5, जो कि पहले पता है। ठीक है ना। अच्छा, अब हमारे सामने अंतिम पद दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे, AN बराबर 207.50। ठीक है, 207.50 ये आपका वैल्यू था। ठीक है, अब AN का वैल्यू क्या है, A प्लस N माइनस 1D, और ये हो जाएगा 207.50। ठीक है बच्चों, अब देखो A का मान कितना है, A का मान है 50, N तो निकाल लेना है, और D का मान 17.5, तो लिख दो 17.5, और बराबर में इधर है 207.50। क्या कर सकते हैं, प्लस को माइनस में ले जा सकते हैं, तो वैल्यू क्या बन रहा है, N माइनस 1, बाहर में 17.5, और इधर 207.50 में से 50 माइनस करने हैं, तो क्या ये 50 50 कैंसिल होगा, बिल्कुल गलत बात है। ये 50 रुपए है बच्चों, और पैसा बिल्कुल जीरो है, और यहाँ पर 207 रुपए है और पैसा 50 है, तो यदि हम 50 पैसे में से 0 पैसे को घटा दें तो पॉइंट के बाद 50 लिखा जाएगा, मतलब 50 पैसे बचे हुए हैं। अब 207 रुपए में से 50 घटाना है, तो 7 में 0 जाएगा तो 7, और 20 रुपए में से 5 रुपए जाएगा तो बच्चों 157.50 बच रहा है। ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे सामने क्या है, n माइनस 1, और ये गुना में नीचे ले आते हैं तो भागा में आ जाएगा कितना, 17.5। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, देखो इसे चूंकि यहाँ काटना होगा तो मैं थोड़ा सा जगह बना दूं ताकि इसे आराम से काटा जा सके, इसे थोड़ा नीचे ले आते हैं, है ना। अब देखिए क्या होता है, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये कैसे कटेगा, देखो इसको उड़ा देते हैं तो नीचे में 2 जीरो आ रहा है, इसको उड़ा देते हैं तो ऊपर में 1 जीरो जा रहा है, 1 से 1 कटेगा, 1 से 1 कटेगा, काम खत्म। अब 175 को ये कितने बार में काट सकता है, इसके लिए हम कोई बड़ा टर्म नहीं लेंगे बल्कि एक छोटे टर्म से ट्राई करते हैं। यदि हम इसे 5 से काटेंगे क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 तिहाई 15, और फिर से 5 तिया 15। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 5 से काटो, 5 तिया 15, सॉरी यहाँ गलती हो गया ना, 5 तिया 15 और फिर 5 पचे 25, 5 बार में आएगा बच्चों। ठीक है, सॉरी मिस्टेक है, यहाँ पे 5 तिया 15, फिर यहाँ पे 5 एकम 5, 2 बचता है, 25 होता है, और 5 पचे 25। ठीक है, फिर से काटने की कोशिश करते हैं, तो अबर हम ट्राई करते हैं और अबर देखते हैं 5 से काटने का, तो 5 सती 35, और 5 से काटो तो 5 छक 30, और फिर 5 तिया 15, तो बच्चों कितना आ गया, 63 आ चुका है, और 63 बार में ये कट गया है, और 7 से यदि हम काटे डायरेक्ट तो 7 9 63। तो बच्चों कहीं ना कहीं हमें समझ में आ रहा है कि जो वैल्यू है ये हमारा ऐसा आया, n माइनस 1 इज इक्वल टू 9 आया है ओवरऑल, और n का मान निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 9 प्लस 1, और n का मान हो जाएगा बच्चों 10। इसका मतलब क्या समझ में आया, जो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि n मतलब किस वर्ष जो है ये इसका साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाएगा, तो लिखेंगे क्या, अतः कितने, तो याद रखना है 10वें सप्ताह में, 10वें सप्ताह में किसका, रामकली, है ना बच्चों, ये आपका नाम है, तो लिखेंगे रामकली की साप्ताहिक बचत जो है, ओह सॉरी मिस्टेक, साप्ताहिक बचत जो है बच्चों ये कितना हो जाएगा, तो आपका 207.50 हो जाएगा, है ना। इसमें इस लैंग्वेज में इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये कि 10वें सप्ताह में जो हमने अभी निकाला है, 10वें सप्ताह में इसका बचत कितना हो जाएगा, तो 207.50 हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली बच्चों हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से सक्सेसफुली जो है वो हम लोग आज कंप्लीट करते हैं किस चीज को, आज हम लोगों ने कंप्लीट किया है बहुत ही अच्छे से एक्सरसाइज नंबर 5.2 को हम लोगों ने वाइंड अप किया है, और ये यहाँ पे खत्म होता है आपका एक्सरसाइज नंबर 5.2। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग आज खत्म करते हैं क्लास। उम्मीद है आपको मजा आया होगा आज के क्लास में। जो बचे हुए क्वेश्चंस थे उसे भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। यदि आप लोगों ने पहले ही क्वेश्चंस को ट्राई कर लिया है, पहले ही बना लिया है, तो एक बार मैच कर लो, और यदि आपने मैच भी कर लिया है तो वेरी गुड, आप
खुद से बनाना सीख चुके हैं। चलिए जल्दी ही मिलते हैं एक्सरसाइज 5.3 में, जहां पर एक नया कॉन्सेप्ट हमारा इंतजार कर रहा होगा। चलिए बच्चों, उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा। यदि कॉन्सेप्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो गुरुकुल साथी के साथ जुड़ जाए, चैनल को अभी सब्सक्राइब करके, और उन बच्चों को भी फॉरवर्ड कर दें जिन्हें इनकी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर से एक नए शानदार वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।